हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विशाल बंसल एंड वेलकम टू योर ऑन लर्निंग प्लेटफॉर्म ग्रेट जीनियस। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्विक रिवीजन ऑफ अ चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। देखो बेटा, जब आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्टार्टिंग करते हो तो आप सबसे पहले पढ़ते हो इंडिया की जो इकोनॉमी थी उसकी इंडिपेंडेंस से पहले और उसके बाद क्या कंडीशन रही या उस टाइम पर क्या कंडीशन रही। फिर हम लोग देखते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस 1991 तक जो इकोनॉमी थी उसके अंदर क्या क्या गवर्नमेंट ने चेंजेस किए, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस हुए, क्या क्या एग्रीकल्चर बेस, इंडस्ट्री बेस या ट्रेड को लेकर या फॉरेन ट्रेड को लेकर चेंजेस किए गए। फिर हम लोग अब जो पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट 1991, क्योंकि 1991 जो ईयर था इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, क्योंकि उस टाइम पर हमारी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करवाया, नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए जो हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदलने वाले थे। और आज जो हम जी रहे हैं इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दोज रिफॉर्म्स विच वर मेड इन व्हाट टाइम, बाय 1991। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट विद आवर चैप्टर। बेसिक की अगर मैं बात करूं तो इंडियन इकोनॉमी ने एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 3 रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताता हूं, तो उसके बाद हम लोग रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले वो सवाल करता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का मीनिंग क्या है। सो दीज आर सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। ये क्या है? एक सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी है जो एक्सेलरेट करती है, जो स्पीड को बढ़ाती है, किस चीज के? ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो 1991 के अंदर गवर्नमेंट ने भी कुछ इनिशिएटिव यहां पर इंट्रोड्यूस किए, जिसके चलते इन्होंने 3 इकोनॉमिक पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें आपकी 3 पॉलिसी क्या क्या थी? एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके, तो हम लोग पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो इन 3 पॉलिसीज के ऊपर ही पढ़ने वाले हैं कि पहले क्या पॉलिसीज थी और फिर हम लोगों ने क्या नई पॉलिसीज लगाई और कैसे उन नई पॉलिसीज ने पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर था इंडिया की इकोनॉमी का वो क्या कर दिया? चेंज कर दिया। ओके, तो क्या कहता है कि सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि 3 रिफॉर्म्स क्या हुए और उन 3 रिफॉर्म से पहले क्या था, इस बात को समझते हैं। देखो, पहले क्या था? LQP। एल का मतलब यहां पर क्या है? लाइसेंसिंग। क्यू का मतलब क्या है? यहां पर कोटा। और पी का मतलब क्या है? यहां पर परमिट। और गवर्नमेंट ने ये 3 चीजें जो पहले अप्लाई कर रखी थी। लाइसेंसिंग में क्या था? आपको जी कोई भी काम करना है, आपको उसके लिए गवर्नमेंट से एक लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। काम छोड़ो, काम तो कर रहे हो, बट काम करने के साथ साथ अगर आप उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी एक्सपेंड करना चाहते हो ना, इन दैट केस इवन आपको वहां पर लाइसेंस क्या करवाना पड़ेगा? रिन्यू या एक एडिशनल लाइसेंस लेना पड़ेगा। सेकंड आया कोटा, कि हर एक जो इकोनॉमी का सेक्टर है उसके लिए क्या बना दिया? एक कोटा बना दिया कि ये जो बिजनेस है ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर वाले करेंगे, ये कुछ एक बिजनेस है जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर करेंगे, ये बिजनेस सिर्फ प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए छोड़ दिया। मतलब बच्चा कुचा जो भी था वो उनको दे दिया। और उसके बाद लास्ट में क्या था? यहां पर परमिट, कि अगर आप फॉरेन कंट्री से कोई भी ट्रेड करना चाहते हो, अगेन यू आर इन नीड ऑफ अ परमिशन। जिसके चलते गवर्नमेंट ने 3 पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाई और उन 3 पॉलिसीज को इन्होंने क्या नाम दिया? LPNG। क्या नाम दिया? L, P और G। यहां पर L का मतलब क्या था? लिबरलाइजेशन। क्या मीनिंग था बेटा? लिबरलाइजेशन। P का मतलब क्या था? प्राइवेटाइजेशन। और G का मतलब यहां पर क्या है? ग्लोबलाइजेशन। अब पहले लाइसेंसिंग थी यानी कि रिस्ट्रिक्शंस थी, अब लिबरलाइज किया गया यानी कि चीजों को फ्री किया गया, जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनको हटाया गया। जो कोटा था, जो पब्लिक सेक्टर के लिए सारा का सारा कोटा डिफाइंड था या जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर काम करेंगे, उन सारे के सारे कोटास को भी क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। प्राइवेटाइजेशन किया गया, अब प्राइवेट इंडस्ट्रीज को अलाउ किया गया या प्राइवेट फोर्सेस को अलाउ किया गया कि आप जैसे काम करना चाहते हो वैसे काम करो, हमारी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वैसे ही जो परमिशन चाहिए थी पहले रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ काम करने के लिए, वो भी हटा दी। उसकी जगह पर क्या ले आए? ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है? अब आप पूरी की पूरी वर्ल्ड के साथ फ्रीली ट्रेड कर सकते हो, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। देखो, ऐसा नहीं है कि रिस्ट्रिक्शंस को पूरी तरह हटाया गया, बट कुछ हद तक इन रिस्ट्रिक्शंस को क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया या खत्म कर दिया गया, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है दैट शुड बी इन कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट।
जो चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही रहनी चाहिए उन चीजों को इन्होंने अपने कंट्रोल में रखा और बाकी सब चीजें इन्होंने प्राइवेट सेक्टर वालों को पूरी तरह से फ्रीली अलाउ कर दी। ओके, तो चलिए देखते हैं यहां पर। तो क्या कहते हैं यहां देखना कि जो पॉलिसी थी लिबरलाइजेशन की उसको लाया गया लाइसेंसिंग की जगह पर। किसकी जगह पर? लाइसेंसिंग की जगह पर। इसी तरीके से प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी को लाया गया एट द प्लेस ऑफ कोटास, और जो पॉलिसी थी ग्लोबलाइजेशन की उसे इंट्रोड्यूस करवाया गया एट द प्लेस ऑफ परमिट्स। ये तीनों चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं कि किस तरीके से ये तीनों चीजें काम करती है। तो मेन जो कंपोनेंट्स थे, तीन एलिमेंट्स जो थे वो क्या क्या थे? सबसे पहले था लिबरलाइजेशन, फिर था प्राइवेटाइजेशन और थर्ड क्या था आपका? ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे पहले जो हमारी डिस्कशन शुरू होती है वो किससे शुरू होती है बेटा? लिबरलाइजेशन से। किससे शुरू होगी? लिबरलाइजेशन से। अब ये जो लिबरलाइजेशन वर्ड है ये किससे बना है? लिबर वर्ड से बना है। किससे बना है? लिबर वर्ड से बना है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। क्या है ये? एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है? फ्री। क्या होता है इसका मतलब? फ्री। तो क्या था लिबरलाइजेशन से पहले? क्या था सर? लिबरलाइजेशन से पहले था लाइसेंसिंग। क्या था बेटा? लाइसेंसिंग। यानी कि आपको किसी भी काम को करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। सो इट इज अ सॉर्ट ऑफ परमिशन इटसेल्फ ना, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। लाइसेंस मिलेगा तो काम करोगे, अगर नहीं मिलेगा तो आप काम नहीं कर सकते। तो इन्होंने उस पॉलिसी को क्या कर दिया? यहां से खत्म कर दिया, और जो भी लोग थे जो काम कर रहे थे, बिजनेस में थे, उन्हें फ्री कर दिया। वो कहते हैं अब आपको कोई भी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। बट कुछ एक चीजों को गवर्नमेंट ने स्टिल अपने कंट्रोल में रखा। बाकी सारे जितने भी कंट्रोल थे, लाइक लाइसेंसिंग सिस्टम था, प्राइस कंट्रोल था, या किसी भी तरीके का फाइनेंशियल कंट्रोल था, कोई इंपोर्ट के लिए लाइसेंस चाहिए, कोई फॉरेन एक्सचेंज पे कंट्रोल है, तो ये सारी की सारी जो रिस्ट्रिक्शंस थी, इन सारी रिस्ट्रिक्शन को क्या कर दिया गया? यहां से हटा दिया गया। ओके, तो जितने भी कंट्रोल गवर्नमेंट ने लगाए वो सबके सब क्या कर दिए? रिमूव कर दिए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपीरियंस कर रही थी शॉर्ट कमिंग्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन कंट्रोल्स के चलते बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। इन कंट्रोल्स के चलते क्या हुआ? करप्शन आया, अनड्यू डिलेज, काम बहुत डिले होने लगे, इनएफिशिएंसी होने लगी, मतलब कि काम उतनी एफिशिएंसी के साथ नहीं हो रहा था जितनी एफिशिएंसी से हो सकता था। जो ग्रोथ रेट था जीडीपी का वो बहुत शार्पली क्या हुआ? कम हुआ। अब इतने रीजंस तो कहीं ना कहीं बहुत है ना किसी भी इकोनॉमिक के अंदर रिफॉर्म करने के लिए, तो इन्होंने इसके चलते क्या किए? रिफॉर्म्स की। तो क्या क्या रिफॉर्म हुए उनको समझते हैं। सबसे पहला रिफॉर्म क्या है? अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। आपको इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने के लिए, यानी कि इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए अब लाइसेंस की जरूरत नहीं है। बट कुछ एक जो इंडस्ट्रीज थी, बेसिकली 5 इंडस्ट्रीज को यहां गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में रखा, जिसके लिए आपको आज भी लाइसेंस चाहिए। जिसमें सबसे पहले आता है आपका लिकर इंडस्ट्री, टबैको इंडस्ट्री, कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट बनाने यानी कि आर्म्स और एम्यूनेशन, कोई भी इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स हैं, ओके, एंड आफ्टरवर्ड कोई भी डेंजरस केमिकल्स हैं। अगर इस तरीके के आप फील्ड में काम करना चाहते हो या इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो, देन यू हैव टू ऑब्टेन अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, अदरवाइज एल्स आपके ऊपर अब कोई भी लाइसेंस की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको कपड़े की दुकान खोलनी है, यू वांट टू ओपन अ फूड बिजनेस, आप किसी भी बिजनेस में जाना चाहो, शूज के बिजनेस में जाओ, ठीक है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में जाओ, तो आपको उस केस के अंदर लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं है। कुछ एक चीजों में सर्टिफिकेशन चाहिए, क्योंकि आपको काम तो आना चाहिए ना। अब डॉक्टर बनना तो ऐसे थोड़ी है, डॉक्टर बनने के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सर्टिफिकेशन होना चाहिए, बट अदरवाइज एल्स लाइसेंस की जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन वर्ड है इसका मतलब यहां पर क्या है? कम करना। क्या है बेटा? यहां पर मतलब कम करना, कि जो पब्लिक सेक्टर था उसे कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, कम कर दिया। पहले पब्लिक सेक्टर में टोटल 17 इंडस्ट्रीज आती थी, जिसको कम करके कितना किया? सिर्फ 8, और 2010-11 में सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज जो थी उनके अंदर इन्होंने क्या बोल दिया कि पब्लिक सेक्टर काम करेगा, बाकी किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी प्राइवेट सेक्टर काम कर सकता है। अब लाइसेंसिंग को और इसको मिक्स मत करना आपस में। आपको जो काम लाइसेंसिंग के लिए कहा गया है, मतलब कि जिस काम के लिए लाइसेंस चाहिए, वो काम कोई भी लाइसेंस लेकर कर सकता है। बट ये 2 सेक्टर ऐसे हैं जिनके लिए ना तो कोई लाइसेंस मिलेगा और ना ही कोई प्राइवेट बंदा इस बिजनेस के अंदर एंटर कर सकता। ये बिजनेस पूरी तरह से पब्लिक सेक्टर के कंट्रोल में ही रहेंगे। तीसरा पॉइंट, डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज। पहले प्रोडक्शन एरियाज में क्या था? डी रिजर्वेशन किया था, किसके लिए? एसएसआई के लिए, क्योंकि एसएसआई जो थी वो एक एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्री थी। क्या थी बेटा? ये एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्री। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा? वो कहते भी कुछ एक सेक्टर ऐसे हैं
जिनको सिर्फ और सिर्फ एसएसआई के लिए क्या कर दो, रिजर्व कर दो, इसमें लार्ज स्केल वाले काम ही नहीं करेंगे। बट गवर्नमेंट को लगने लगा कि लार्ज स्केल वालों को भी तो काम करने का पूरी तरह से राइट है, तो उन्होंने क्या किया, जो एरियाज एसएसआई के लिए रिजर्व थे उन सारे के सारे एरियाज को क्या किया, डी रिजर्व किया, कि अब उनके अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के साथ साथ कोई भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है वो काम कर सकती है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसे कहेंगे, अगर कोई भी इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें इन्वेस्टमेंट जो है, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 10 करोड़ से कम है और टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, तो वो एसएसआई है। अदरवाइज एल्स वो आपका मीडियम एंटरप्राइजेस में या लार्ज एंटरप्राइजेस के अंदर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। फिर आता है एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। पहले आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपेंड करने के लिए भी लाइसेंस चाहिए था, ठीक है, बट आप कितना प्रोड्यूस करना चाहते हो आज की डेट में उसके ऊपर कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस पहले गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, आज आप डिसाइड करोगे मार्केट कंडीशन के हिसाब से। आपको जो लगता है बनाना चाहिए आप वो बनाओगे, जो आपको लगता है नहीं बनाना चाहिए आपको उसे बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, देन फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। पहले मशीनरीज को इंपोर्ट करने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी, आपको परमिशन लेनी पड़ती थी, बट अब परमिशन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि अब आप एग्रीमेंट में एंटर कर सकते हो कोई भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, कुछ भी बेचना है या कुछ भी खरीदना है, यू आर फ्री टू डू सो। हालांकि ये जो आपका पोर्शन है जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड बातें, ये सारी की सारी हम लोग लास्ट में देखेंगे जब हम लोग ग्लोबलाइजेशन पर आएंगे। सेकंड आपके इसमें आते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। ये सारे के सारे जो रिफॉर्म्स हैं ये आपके लिबरलाइजेशन के अंडर ही किए गए थे। पहले आपके कौन से थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, दूसरे आपके कौन से आते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। तो इसमें बैंकिंग और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो थे दो, कौन सा, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इन दोनों के ऊपर कुछ चेंजेस किए गए। तो इंडिया के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई। लिबरलाइजेशन की वजह से जो रोल था आरबीआई का वो रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बन गया। कैसे, रेगुलेटर का मतलब क्या होता है, जो पूरी तरह से कंट्रोल करेगा, सब कुछ वही बताएगा, ठीक है, जबकि फैसिलिटेटर का मतलब क्या है, इट विल वर्क एज एन एजेंसी, जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस की क्या करे, हेल्प करे। तो पहले जो रोल रेगुलेटर का था वो अब खत्म होके क्या हो चुका था, फैसिलिटेटर का हो चुका था। सेकेंड थिंग, आरबीआई जो है वो एक एपेक्स बैंक है जो पहले रेगुलेटर की तरह काम करता था, एंड द आरबीआई वुड इटसेल्फ फिक्स इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर फॉर द कमर्शियल बैंक, वही बताएगा कितना इंटरेस्ट लेना। बट एज अ फैसिलिटेटर अब हर एक बैंक जो है वो फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस के हिसाब से, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से इंटरेस्ट रेट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। हाँ, इसमें यह जरूर है कि आरबीआई आज भी यह जरूर बताता है कि बेस रेट कितना होना चाहिए, मतलब कि ऐसे ना हो भी आप किसी भी चीज के इंटरेस्ट रेट को बहुत ही कम कर दो, इससे बाकी बैंक वालों को बहुत नुकसान होना शुरू हो जाए। तो बेसिक रेट जो है वो कौन डिफाइन करेगा, आरबीआई ही डिफाइन करेगा। सो नाउ कंपटीशन रूल्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है, यानी कि जो कंपटीशन हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग जो डिसीजंस है वो लिए जाएंगे कि इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए या कितना नहीं। इसके अलावा लिबरलाइजेशन की वजह से जो एफआईआईज थे उनको भी इन्वेस्ट करने का मौका मिला, क्योंकि पहले एफआईआईज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी कि आप इससे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब एफआईआईज फ्री थे, वो जितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहें किसी भी इंडस्ट्री के अंदर वो उतने पैसे को आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। कॉन्सिक्वेंटली जो ये चेंजेस हुए फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, इसकी वजह से मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ हुई, ठीक है, एंड प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी एज वेल। तो ये सारे के सारे जो चेंजेस थे इनकी वजह से काफी ज्यादा बेटरमेंट आया इन द स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। फिर आते हैं फिजिकल रिफॉर्म्स। अब जब भी वर्ड फिजिकल आता है ना, हम दो चीजों की बात ही करते हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, किसके, हमारे नहीं, गवर्नमेंट के। तो टैक्स रिफॉर्म्स जो थे वो मेजर कंपोनेंट थे फिजिकल रिफॉर्म्स का। ब्रॉडली टैक्सेस दो तरह के थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स कौन से टैक्स है जिनका बर्डन आप किसी दूसरे पर शिफ्ट नहीं कर सकते, इफ इट बिलोंग्स टू मी आई हैव टू बेयर इट। जबकि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनका बर्डन आप दूसरे पर शिफ्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ अर्न किया, उसके ऊपर इनकम टैक्स बनता है, इट शुड बी पेड आउट ऑफ माई अकाउंट। कैश कोई भी डिपॉजिट करे पर उसको जब आप एंट्रीज में रिकॉर्ड करके दिखाओगे तो यही दिखना चाहिए कि वो मेरे अकाउंट से पे हुए। जबकि जीएसटी जो है उसका बर्डन ट्रांसफर होता है, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को, सी ने डी को और डी ने कंज्यूमर को। तो ए ने जो टैक्स दिया उसका बर्डन वो बी पे डालेगा, बी अपना बर्डन सी पर, सी अपना बर्डन किस पे शिफ्ट करेगा, डी पर, और डी अल्टीमेटली सारा बर्डन किस पे डाल देगा, कंज्यूमर पर। जबकि इनकम टैक्स के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इनकम टैक्स है या वेल्थ टैक्स है, ये आपके डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल है।
तो टैक्स रिफॉर्म में इन्होंने किया क्या कि पहले जो टैक्स का सिस्टम था वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। लिबरलाइजेशन से पहले टैक्स स्ट्रक्चर जो था वो काफी कॉम्प्लिकेटेड था और इवेजिव भी था। लोग टैक्स से भागते थे, चोरी बहुत करते थे। सो फीलिंग ए हैवी बर्डन ऑफ टैक्सेशन पीपल वुड ऑफ्टन इवेड टैक्सेस। लोग चोरी करते थे, बट जैसे जैसे टैक्स स्ट्रक्चर को सिंपल किया गया, टैक्स के एक तो कंप्लायंसेस बढ़ गए, मतलब लोगों ने टैक्स के सिस्टम को फॉलो करना शुरू किया, अपनी आईटीआरस को फाइल करना शुरू किया, प्लस उन्होंने टैक्स भी पे करना शुरू किया, क्योंकि अब उन्हें दिखने लगा कि इनकम का जो बहुत ज्यादा पोर्शन है वो टैक्स में नहीं जाता। इसके अगेंस्ट ऑल्दो गवर्नमेंट जो है बहुत सारी स्कीम्स भी प्रोवाइड करती है, जिसके चलते आप अपने टैक्स को सेव भी कर सकते हो बाय इन्वेस्टिंग और पुटिंग सम मनी इन द इंस्ट्रूमेंट और द थिंग्स विच इज बीइंग प्रेस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट ने बताया उसमें आप अपना पैसा लगाओ और आपका जो इनकम है उसके ऊपर आपका जो टैक्सेशन है वो क्या हो जाएगा, वेव ऑफ हो जाएगा। मतलब वो टैक्स प्लानिंग है, वो चोरी नहीं है, क्योंकि आप गवर्नमेंट के बताए हुए तरीकों से अपने टैक्स को कम कर रहे हो, ना कि अपनी इनकम को छुपाकर उसके बाद अपना टैक्स जो है वो क्या कर रहे हो, रिड्यूस। तो पहले ऐसा होता था, अब ये चीजें कम हो गई है, ये लगा लो कि खत्म तो नहीं कहेंगे, अभी भी प्रिवेल तो करती हैं, इवेड करने वाले तो इवेड करते हैं, बट प्राइमरली देखें तो पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा कम है। फिर आता है एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म। अब एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म में दो चीजें हैं, एक तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स और दूसरा है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म। देखो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में क्या है, पहले फॉरेन एक्सचेंज की जो पॉलिसीज थी, ठीक है, वो अलग थी, आज की डेट में अलग है। वैसे ही फॉरेन ट्रेड की भी पहले पॉलिसीज अलग थी, अभी अलग है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म इनिशिएट हुए 1991 में, और इसमें इन्होंने क्या किया, डीवैल्यूएशन किया। क्या किया इन्होंने, डीवैल्यूएशन। तो डीवैल्यूएशन का मतलब क्या है, डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, जब आप अपनी करेंसी को डीवैल्यू करते हो, यानी कि पहले $1.50 का था, आपने $1.60 का कर दिया। अब आपको लगेगा सर ये तो बढ़ गया, डीवैल्यू कैसे हुआ, डीवैल्यू हो गया बेटा। कैसे, पहले वो लोग $1 में ₹50 का सामान खरीद सकते थे, अब वहीं $1 में ₹60 का सामान खरीद सकते हैं। सर गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, ताकि वो लोग अट्रैक्ट हो। जो शॉप वाले हैं वो दुकान के बाहर लगाते हैं ना सेल, ठीक है, भी मान लो पहले आपको ₹5,000 के अंदर वो कहते हैं भी 5 पीस मिलते थे, अब 5,000 में आपको 6 देंगे। तो वही सेम तो हो रहा है, $1 में 50 की बजाय 60। तो ये एक तरीका था जिससे हम लोग फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपनी कंट्री में या अपनी इकोनॉमी के अंदर क्या कर सकें, अट्रैक्ट कर सकें। देखो लिखा भी हुआ है, नाउ ब्रिटिश पाउंड कैन बी एक्सचेंज फॉर मोर रूपी देन बिफोर, और इंप्लाइंग दैट द यूएस डॉलर ब्रिटिश पाउंड कैन बाय मोर गुड्स इन द इंडियन इकोनॉमी। सो दिस इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इनटू द इंडियन इकोनॉमी, जिससे डोमेस्टिक गुड्स की जो डिमांड थी वो बढ़ेगी, और अल्टीमेटली बेनिफिट किसको मिलेगा, इंडिया की इकोनॉमी को। फॉलोड बाय द डीवैल्यूएशन इन 1991, जो एक्सचेंज वैल्यू थी इंडियन रुपी की इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, ठीक है, उसको फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया गया। बस हमने अपनी कंट्री के अंदर उसे क्या कर दिया, डीवैल्यू कर दिया। प्रेजेंटली एक्सचेंज रेट जो है वो कंप्लीटली मार्केट फोर्सेस से ही क्या होते हैं, डिफाइन होते हैं। एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अंडरवेंट अ सब्सटेंशियल चेंज। अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में भी चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ, टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस जो थी उनको या तो खत्म ही कर दिया गया, या फिर मॉडरेटली यानी कि बहुत ज्यादा क्या कर दिया गया, कम, यानी कि टैक्सेस बहुत ज्यादा रिड्यूस हुए। अब जब टैक्सेस रिड्यूस होंगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर, तो अल्टीमेटली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो हमारी कनेक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। ओके अब आता है आपका सेकंड पोर्शन। तो हम लोगों ने फर्स्ट पोर्शन में क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में क्या क्या पढ़ा बेटा, हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, और उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड जो रिफॉर्म्स आए थे, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज प्लस आपका कौन सा आया, फॉरेन ट्रेड, और एक और हम लोगों ने पढ़ा फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म्स। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या है, प्राइवेट सेक्टर को ओनरशिप देना, किसकी, जो स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस है। अब ये गवर्नमेंट दो तरीकों से कर सकती है, या तो गवर्नमेंट पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ही बेच दे, या गवर्नमेंट अपनी जो ऑनरशिप है उसे विड्रॉ कर ले। जैसे अभी रिसेंटली एलआईसी का एक एग्जांपल हुआ, एलआईसी ने अपनी टोटल जो वैल्यू थी उसका 5%, यानी कि कंपनी जो टोटल है उसका 5% उन्होंने लिक्विडेट कर दिया, और पब्लिक को इनवाइट किया कि आप उसके अंदर क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके तो ये क्या है, गवर्नमेंट ने अपनी ऑनरशिप को कम किया और पब्लिक की ऑनरशिप को क्या किया, इंक्रीज कर दिया। तो प्राइवेटाइजेशन की जरूरत क्या है, देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस था वो सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर शुरू हुआ, ठीक है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर्स जो थे उनको मेन रोल दिया गया,
और जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया 1956 के अंदर, उसने क्लियरली बोल दिया क्या कि जो पीएसयू है उनका रोल जो है वो सबसे ज्यादा रहने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है. ओके, सॉरी बेटा. So it is beyond doubt that it was through the spread of PSU that India could diversify its industrial base. मतलब कि 1951 से 1991 के अंदर जो हम लोगों ने अपने इंडस्ट्रियल बेस को इंप्रूव किया, वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की वजह से ही क्या हुआ, इंप्रूव हुआ. एंड इट वाज ऑन अकाउंट ऑफ द स्प्रेड ऑफ द पीएसयू कि जो इंडिया की इकोनॉमी है उसमें काफी सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए. क्या हुए? काफी सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए. लोगों ने शिफ्ट करना शुरू किया एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ. जैसे जैसे उनका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या हुआ, धीरे धीरे चेंज होने लगा. एंड देयर वाज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री. पहले एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा था और अब इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन क्या होने लगा, इंक्रीज होने लगा. यानी कि इंडिया की इकोनॉमी जो थी इट वाज शेपिंग इटसेल्फ, वो अपनी शेप को चेंज कर रही थी, सिस्टम चेंज हो रहे थे ग्रेजुअली. मोस्टली जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे वो धीरे धीरे क्या बन गए, सोशल डेड वेट. क्यों? करप्शन था, इनएफिशिएंसी थी, टाइम डिलेज बहुत ज्यादा होते थे, जिसके चलते इन सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होने लगा, दैट बिकम लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन. क्या बन चुके थे? वो एक लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन. एंड लीकेज, पिल्फरेज, इनएफिशिएंसी, करप्शन, ये जो था ये काफी ज्यादा क्या हो चुका था, कॉमन हो चुका था इन सब में. तो अकॉर्डिंगली 1991 के अंदर गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि वो अपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को बेचेंगे. प्राइवेटाइजेशन वाज टू बी रिप्लेस पब्लिक ओनरशिप ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ एंटरप्राइजेस. हालांकि कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो एफिशिएंट थी, जिसके अंदर स्ट्रेंथ अच्छी थी, प्रॉफिट मेकिंग थे, उनको गवर्नमेंट ने किसी भी प्राइवेट सेक्टर को नहीं बेचा. जिसको ये नवरत्न या महारत्न के नाम से जानते हैं. नवरत्न में 9 कंपनीज है और महारत्न में आई थिंक सो देयर आर 3 कंपनीज जो अभी भी गवर्नमेंट ही क्या करती है, रन करती है. तो जो प्राइवेटाइजेशन हुआ उसके कुछ फायदे थे और कुछ नुकसान. तो पहले डिस्कस करेंगे फायदे क्या थे. देखो, प्राइवेटाइजेशन में हर बंदा सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, और सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जब भी बंदा काम करेगा ना तो वो 100% कमिटमेंट के साथ ही काम करेगा. और एफिशिएंसी जो है वो एक मस्ट कंडीशन बन जाएगी, क्योंकि अगर एफिशिएंट नहीं होंगे तो उनका बिजनेस अच्छे से नहीं चलेगा. तो ऑब्वियस ही बात है वो ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे. देन आफ्टर प्राइवेटाइजेशन में ये एक्सपेक्ट किया गया कि जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं दे विल वर्क इन मोर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट. और कॉम्पिटिशन जब भी होता है तो उससे ऑटोमेटिकली जो मॉडर्नाइजेशन है वो अपग्रेड होना शुरू हो, मॉडर्नाइजेशन होना शुरू हो जाता है और इकोनॉमी के अंदर अपग्रेडेशन भी होना स्टार्ट हो जाता है. एंड दीज आर द एसेंशियल कंडीशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए या डेवलपमेंट करने के लिए ये एक एसेंशियल कंडीशन है. इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन से डाइवर्सिफिकेशन भी होगा. क्यों? जो पीएसयूज है वो काम कर रहे थे लोक सेवा के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए. किया नहीं किया वो एक सेकेंडरी मैटर है. जबकि प्राइवेट एंटरप्राइजेस काम करते हैं किस लिए, हाई प्रॉफिट्स के लिए. तो इसलिए वो उन्हीं प्रोडक्ट्स को बनाएंगे जो प्रोडक्ट कंज्यूमर चाहता है. तो वो प्रोडक्ट भी स्टैंडर्डाइज बनाते हैं और दूसरा प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई भी करते हैं, जो कहीं ना कहीं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए फिर से रिस्पॉन्सिबल है. एंड प्राइवेटाइजेशन प्रमोट कंज्यूमर सॉवरेनिटी, यानी कि कंज्यूमर की चॉइस के अकॉर्डिंग चीजें बनेगी. तो ये कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा चॉइस देने की कोशिश करते हैं. और जब आपके पास चॉइसेस ज्यादा हैं तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो भी क्या होते हैं, इंप्रूव हो जाते हैं. ओके, इसके बाद हम लोग बात करें लॉसेस की. तो लॉसेस में क्या है, जो सोशलिस्टिक पैटर्न था सोसाइटी का इज लेफ्ट टू द सर्वाइवल ओनली एज अ थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी. यानी कि अब सोशल वेलफेयर होगा या नहीं होगा इस चीज की कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि हर एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ खुद के बेनिफिट के लिए काम करता है. प्राइवेटाइजेशन एनकरेज द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस. बट ये जो प्रोसेस था इसके अंदर जो गुड्स थे वही प्रोड्यूस होंगे जिसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा. ठीक है, यानी कि जो पुअर लोग हैं उन लोगों का यहां पर कोई भी ध्यान नहीं रखा जाएगा. उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग सरवाइव कर पाएंगे या नहीं, भूख से मरे, जिए या मरे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा. जबकि गवर्नमेंट हमेशा इस चीज के ऊपर फोकस करती है कि ज्यादा से ज्यादा जो पुअर लोग हैं, जो किसी चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते या उनको कोई भी अगर किसी भी चीज की डेफिशिएंसी है तो उस डेफिशिएंसी को फुलफिल किया जाए. ओके, तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था किसका, प्राइवेटाइजेशन का. अब हम लोग आते हैं हमारे थर्ड एलिमेंट के ऊपर, एंड द थर्ड एलिमेंट इज ग्लोबलाइजेशन. तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, इट मींस इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद द इकोनॉमीज ऑफ द अदर वर्ल्ड. यानी कि फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल अक्रॉस द बॉर्डर. पहले रिस्ट्रिक्शंस थी, अब कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है.
So globalization may be defined as a process associated with the increasing openness, growing economic interdependence and deepening the economic integration with the world economy. तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? अपनी इकोनॉमी को बहुत ही अच्छे तरीके से दूसरी इकोनॉमीज के साथ क्या करना, कनेक्ट करना, ताकि देखो कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्रीज के अंदर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ज्यादा है। एक चीज जो यहां मिल रही है हो सकता है दूसरी कंट्री में नहीं है, और जो दूसरी कंट्री में है वो हमारे नेशन में अवेलेबल नहीं है। बट अगर ग्लोबलाइजेशन होगा, दो कंट्रीज आपस में इंटीग्रेटेड होंगी, तो वो अपने साथ टेक्नोलॉजी को भी एक्सचेंज करते हैं, पैसे को भी एक्सचेंज करते हैं, प्लस रिसोर्सेज को भी क्या करते हैं, एक्सचेंज, जो एक दूसरे को डेवलप होने में हेल्पफुल है। इकोनॉमिक रिफॉर्म किस चीज के ऊपर फोकस करते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी विद द ग्लोबल इकोनॉमी, सेम पॉइंट इज देयर, एंड एज अ रिजल्ट देयर विल बी अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टीज बिटवीन द इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड पर्टिकुलरली इट इज एक्सपेक्टेड दैट कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी विल फ्लो फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड टुवर्ड इंडिया। तो जितनी भी डेवलप कंट्री है उन एरिया से टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी कंट्री की तरफ क्या करेगी, ट्रेवल करेगी। तो क्या क्या पॉलिसी और स्ट्रेटेजी लगाई गवर्नमेंट ने ग्लोबलाइजेशन के लिए? देखो सबसे पहले तो इक्विटी लिमिट को बढ़ाया। पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट में जो इक्विटी की जो लिमिट थी वो 40% थी, उसके बाद इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 51 to 100%। अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेस में अलग अलग परसेंटेज रहा है। इससे फर्क क्या पड़ता है? पहले गवर्नमेंट को लगता था कि 40% से ज्यादा अगर ऑनरशिप देंगे, वैसे तो 50% से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि 51 और मोर देन 51, तो गवर्नमेंट को लगता था कि कंट्रोल उनका हो जाएगा। बट जब गवर्नमेंट को लगने लगा कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो है, पैसा बहुत है, वो चाहते हैं कि हम लोग 100% तक अपनी इक्विटी को रेज करें, तभी हम लोग इस कंट्री के अंदर जाएंगे, तो गवर्नमेंट ने 1991 के अंदर जो इक्विटी की लिमिट थी उसको 40% से लिफ्ट किया और उसको 51 से 100 के बीच में रेंज कर दिया। इन 47 हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्री जो एफडीआई थी उसको 100% तक अलाउ किया गया विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन एंड रैप्टेपिज्म, मतलब कि कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप जैसे काम करना चाहते हो वैसे काम कर सकते हो। एक्सपोर्ट ट्रेडिंग आर्स हाउसेज हैव आल्सो बीन अलाउड फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप टू 100%। एफआईआई जो थे वो भी क्या कर सकते थे इसमें इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा जो फेमा है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, हैज बीन एनफोर्स एंड कंप्लायंस टू फेमा हैज बीन अकॉर्डेड हाई प्रायोरिटी। एक एक्ट बनाया गया जिसमें सारे के सारे रूल्स डिफाइन किए गए रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज, ताकि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हैं वो पूरी तरह से रिलाय करके हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर सके। इसके अलावा पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, पहले आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए या अपनी कंट्री के अंदर कोई भी पैसा भेजना है, कोई रेमिटेंस करनी है, कोई आपने डिविडेंड देना है दूसरी कंट्री के अंदर, मान लो कि कोई फॉरेन कंट्री की कंपनी यहाँ पे आके काम कर रही है, तो उनको कन्वर्जन अलाउड नहीं था फ्रॉम रुपी टू डॉलर, ठीक है, जबकि बाद में इन्होंने उस कन्वर्जन को भी क्या किया, पार्शियली अलाउ किया। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, पहले जो ट्रेड पॉलिसी थी वो एक कम ड्यूरेशन के लिए बनती थी, यानी कि यूजुअली अगर मैं बात करूं तो इट इज बीइंग फ्रेम्ड फॉर अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर, बट उसके बाद जो यही पॉलिसीज थी इनको इन्होंने ज्यादा टाइम के लिए बनाना शुरू किया। यूजुअली इट वाज कॉल्ड एज एक्सिम पॉलिसी, EXIM, और EXIM जो है वो किसे डिनोट करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को। तो एक्सिम पॉलिसी जो थी वो पहले कम पीरियड के लिए बनती थी, बट अभी नियरली जो है ये 5 साल के लिए क्या होती है, अप्लाई होती है। इससे फर्क क्या पड़ता है सर? देखो पॉलिसी जितने कम टाइम के लिए बनेगी तो कहीं ना कहीं फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स हैं वो डाउट में रहे कि यार 1 साल बाद पता नहीं क्या आ जाएगा। अब 5 साल के लिए तो कम से कम रिलैक्स है ना, भी एक पॉलिसी बन गई 5 साल तक, इसमें माइनर चेंजेस हो सकते हैं बट इसके अंदर कोई मेजर चेंज नहीं होगा जो उनके बिजनेस को क्या करे, अफेक्ट करे, क्योंकि हर कोई ऐसी जगह पर जाकर बिजनेस करना चाहता है जहां पर रिस्ट्रिक्शन कम से कम हो और हर चीज उनके अकॉर्डिंग हो, ठीक है। तो अगर उसके अंदर फ्रीक्वेंटली चेंज आएंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं डाउट रहेगा और वो लोग इन्वेस्ट करने के लिए क्या हो जाएंगे, रिलक्टेंट। इसके अलावा रिडक्शन इन टैरिफ, टैक्स रेट्स को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया, या क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, पहले रिस्ट्रिक्शन थी भी आप कितनी क्वांटिटी जो है वो एक से दूसरी कंट्री तक क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। अभी जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन थी उसे भी पूरी तरह से क्या कर दिया गया, यहां से रिमूव कर दिया गया। ओके, तो अगर हम बात करें एलपीजी पॉलिसीज के अप्रेजल की, तो सबसे पहला जो अप्रेजल है वो क्या है, वाइब्रेंट इकोनॉमी। हमारे जो ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट थे, जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन थे इंडस्ट्रीज के, सर्विस सेक्टर के, वो क्या होने लगे, काफी ज्यादा इंक्रीज होने लगे। द सेकंड पॉइंट हियर इज स्टिमुलेंट टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। एलपीजी पॉलिसीज की वजह से हमारा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो काफी ज्यादा क्या हुआ, इंप्रूव हुआ,
जिसकी वजह से आज की डेट में हम लोगों का एक ग्लोबल रिकग्निशन है, मतलब पूरी की पूरी कंट्री के अंदर हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए काफी ज्यादा क्या है, पॉपुलर है। अ चेक ऑन फिजिकल डेफिसिट, पहले जो हमारा फिजिकल डेफिसिट था यानी कि गवर्नमेंट के जो रिवेन्यू थे वो बहुत कम थे, एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा, जबकि फॉरेन ट्रेड वगैरह या तीनों की तीनों पॉलिसीज आने के बाद यही जो आपके फिजिकल डेफिसिट थे ये पहले के मुकाबले क्या हो गए, काफी कम हो गए। अ चेक ऑन इन्फ्लेशन, जब फ्लो बढ़ा गुड्स एंड सर्विसेज का इकोनॉमी के अंदर, तो जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो था वो भी क्या हुआ, काफी ज्यादा कम हुआ। 2011-12 और 13-14 के अंदर इन्फ्लेशन कितना था, 6 to 9% के आसपास। यही 18-19 के अंदर जो है वो कम होकर कितना हो गया, लगभग 3.4% के आसपास। और किसी भी कंट्री के लिए इन्फ्लेशन जो है इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, क्योंकि जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इकोनॉमी को प्रॉब्लम का सामना करना ही पड़ता है। देन कंज्यूमर सॉवरेनिटी, कंज्यूमर जो था वो क्या बन चुका था, एक सॉवरेन यानी कि सेंट्रल पॉइंट बन चुका था। अब कोई भी जो चीज बनेगी वो किसके हिसाब से बनेगी, कंज्यूमर के हिसाब से। पहले पब्लिक एंटरप्राइजेज जब काम करते थे ना, सुई से लेके जूते तक हर चीज, आपके खाने की चीज है चाहे पहनने की चीज है, कोई भी घर में यूज होने वाली चीज है, सब गवर्नमेंट बना रही थी। उनको फर्क नहीं पड़ता था आप क्या चाहते हो, वो कह रहे जो हम बना रहे हैं आपको यही खरीदना पड़ेगा। बट प्राइवेट एंटरप्राइजेज वाले वो बनाते हैं जो कंज्यूमर परचेज करना चाहता है। इसके अलावा जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स थे 1990 तक, जब गवर्नमेंट ने अपनी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी लगाकर रखी, उस टाइम तक हमारे जो रिजर्व्स थे वो काफी ज्यादा श्रिंक हो चुके थे। जबकि 1991 के अंदर एलपीजी को लगाने के बाद जो हमारी कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो काफी ज्यादा क्या हुए, इंप्रूव हुए। ठीक है, सो थैंक्स टू दीज पॉलिसी कि जो फॉरेक्स रिजर्व थे कंट्री के वो एक कंफर्टेबल लेवल तक आ चुके हैं, और एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वो हम लोग आज की डेट के अंदर हमारे फॉरेक्स रिजर्व के अंदर कैरी करते हैं। ओके, इसके अलावा फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जब फॉरेन इन्वेस्टर्स जो थे उनको बेनिफिट्स मिलने लगे, उनको स्टेबल फॉरेन ट्रेड पॉलिसी मिलने लगी। इसके अलावा उन लोगों के ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे उनको हटा दिया गया। इसके चलते भी ये लोग काफी ज्यादा क्या हो चुके थे, इजी हो चुके थे, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी के अंदर जो प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी ये भी काफी ज्यादा क्या हुई, इंप्रूव हुई। और इसका बेनिफिट ये भी था ना कि हमारी कंट्री में टेक्नोलॉजी आई, क्योंकि फॉरेनर्स आए, एमएनसीज आई, उसी की वजह से हमारी कंट्री के अंदर नई नई जो टेक्नोलॉजीज थी वो हम लोग क्या कर पाए, यूज कर पाए। एंड रिकग्निशन ऑफ इंडिया एज एन न्यू इकोनॉमिक पावर, और आज की डेट में इंडिया जो है इट हैज रिकग्नाइज एज अ एमर्जिंग इकोनॉमिक पावर, क्योंकि आज की डेट में वर्ल्ड के अंदर हर कंट्री हमारे बारे में जानती है, एंड वी हैव अ वेरी गुड रिलेशन विद ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी कंट्री। देन अ शिफ्ट फ्रॉम द मोनोपोली मार्केट टू द कॉम्पिटिटिव मार्केट। अब एलपीजी से पहले मोनोपोली थी किसकी, पब्लिक सेक्टर की, अब वही मोनोपोली क्या हो गई, खत्म हो गई, और कंप्लीटली ये सारे के सारे जो सेक्टर थे वो किसके कंट्रोल में आ गए, इन द कंट्रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, यानी कि मार्केट फोर्सेस ही भी कंट्रोल करेगी क्या होना है, क्या बनेगा, क्या करना है, सब मार्केट फोर्सेस, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर, इन पे डिपेंड करता है। अब गवर्नमेंट का कोई भी लेना देना नहीं है, अब कंपटीशन है, जो अच्छा बनाएगा, सस्ता बनाएगा, कंज्यूमर के अकॉर्डिंग कोई चीज बनाएगा, वही मार्केट में सर्वाइव करेगा, अदरवाइज एल्स यू विल बी आउट ऑफ द मार्केट। अब इसके कुछ डीमेरिट्स भी थे। अब डीमेरिट्स में क्या क्या है, सबसे पहले है नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो सही, बट इन लोगों ने एग्रीकल्चर के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया। इवन मतलब एग्रीकल्चर के अंदर जो ग्रोथ रेट है वो जस्ट 2 to 3% है। एक तो एग्रीकल्चर ऑलरेडी क्या है, इतना ज्यादा डाउनग्रेडेड सॉर्ट ऑफ लाइक ऑक्यूपेशन है, क्योंकि उसके अंदर आउटपुट्स आते नहीं है इतने। और दूसरा सबसे बड़ी बात नेचुरल कंस्ट्रेंट्स है, अगर मान लो कि कोई भी कैलामिटी आ गई, कोई भी आपदा आ जाती है, उसकी वजह से जो आउटपुट है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, हमें लगता है कि एग्रीकल्चर में इनकम बहुत ज्यादा है, एक्चुअल में उतनी इनकम नहीं है जितना उसके अंदर आज की डेट में कैपिटल इन्वेस्टेड है। ठीक है, बट जरूरी है, उसके बिना सर्वाइव कैसे करेंगे, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए सबसे पहले तो फूड ही चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कभी भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से जो रूरल और अर्बन एरिया थे उनके बीच का गल्फ बढ़ता रहा। ओके, सेकेंड थिंग हियर इज अर्बन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। जितना भी आपको ग्रोथ प्रोसेस मिलेगा वो आपको यूजली कहां पर मिलेगा, अर्बन एरियाज के अंदर। रूरल एरियाज के अंदर ज्यादा जो ग्रोथ की चीजें हैं वो नहीं है। आज की डेट में भी जाएंगे तो रूरल एरिया में बस लिमिटेड फैसिलिटीज अवेलेबल है, मोस्टली जो फैसिलिटीज है वो आपको कहां मिलती हैं, अर्बन एरियाज में मिलती है। इसके बाद स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म का जो स्प्रेड है वो काफी ज्यादा बढ़ गया। बहुत सारे जो ग्लोबल ब्रांड्स थे वो इंडिया के अंदर आए,
और हम लोगों की आदत बन गई कि हम लोग अपनी जरूरत या अवेलेबिलिटी से ज्यादा क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। जो इंडिया की सोसाइटी है वो वेस्टर्न कल्चर को अडेप्ट कर रही है, भी कमाओ और खाओ, और इवन उधार लेके खाओ। क्रेडिट कार्ड है, उधार लेके हम लोग यूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हैबिट्स जो है ये हमारे लिए क्या है, खराब भी है। लॉपसाइडेड ग्रोथ प्रोसेस है तो एक तरफा है। जैसे स्टार्टिंग में अगर बात करें तो सबसे पहले तो ये इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोसेस नहीं है। इंक्लूसिव ना होने का मतलब क्या है कि सारे के सारे सेक्टर्स को इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा। अब सर्विस सेक्टर जो है वो सबसे जल्दी ग्रो हुआ, सबसे ज्यादा ग्रो इंडिया के अंदर भी अगर आप देखेंगे ना कभी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, देन यू विल फाइंड कि सर्विस सेक्टर जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से भी ज्यादा है। मतलब सर्विस सेक्टर का जो यूजेज है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के यूजेज से भी ज्यादा है। टोटल जीडीपी कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा किसका है, एग्रीकल्चर का, फिर सेकेंडरी उसका टैक्सरी सेक्टर का, फिर आपका किसका आता है, सेकेंडरी सेक्टर का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में क्या है, एक प्रॉब्लम है कि जो ग्रोथ है वो वन साइडेड है, हर एक चीज जो है वो ग्रो नहीं कर पा रही। इसके अलावा कल्चरल इरोजन, हमारा जो कल्चर है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, इरोड होता जा रहा है। सो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी हैज टेकन अ लीड ओवर द अदर पैरामीटर ऑफ लाइफ। हर कोई क्या चाहता है, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना चाहता है और वेल ऑफ होना चाहता है, रिगार्डलेस ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द फैमिली और द सोसाइटी। लॉयल्टी टुवर्ड द फैमिली एंड द लॉयल्टी टुवर्ड द सोसाइटी which used to be the stronghold of the Indian social culture are being discarded। तो धीरे धीरे लोग जो है वो इन चीजों से भी क्या होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। ठीक है, हर किसी को सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट होना है, पैसा चाहिए। ठीक है, बट उसके लिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, इस बात पे कोई भी फोकस नहीं है। देन विच वे टू गो, क्या करें? क्या हम लोग एलपीजी को सब्सक्राइब ही ना करें या सब्सक्राइब ही ना करते? इज इट डिबेटेबल इशू? ठीक है, तो डिबेटेबल है, बट कुछ एक ऑब्जर्वेशन है क्या, दैट एलपीजी पॉलिसी आर द ओनली वे टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये बात तो पता है। एंड इंडीड परसुअल ऑफ एलपीजी पॉलिसी वाज टू द ग्रेट एक्सटेंट अ मैटर ऑफ इकोनॉमिक कंपल्शन रादर देन अ मैटर ऑफ चॉइस ऑफ द पॉलिटिशियन ऑफ द कंट्री। देखो, इकोनॉमी के लिए इट इज मैंडेटरी, यूज भी करना चाहिए, बट हम लोगों को इतना सब सर्विएंट नहीं होना कि हमारी जो इकोनॉमी है वो एमएनसीज के हाथ में ही रहे। आज एमएनसीज है तो हमारा देश है, अगर आज एमएनसीज नहीं रहेगी तो हमारी कंट्री नहीं है, खत्म हो जाएगी। तो क्या करें? तो वो कहता है कि वी मस्ट सी टू इट दैट वी शुड नॉट सरेंडर टू द बिग प्लेयर इन द इंटरनेशनल मार्केट एंड वी मस्ट सी टू इट दैट वी डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपनी जरूरत पूरी कर रहे हैं और वो पैसा सिर्फ फॉरेनर्स के हाथ में जा रहा है। रादर हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो भी साथ में ग्रूम भी होनी चाहिए एंड इट शुड ग्रो एज वेल। एंड देन आफ्टर हम लोगों को इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हम लोग इकोनॉमिकली सबसर्विएंट ना हो जाए एंड वी मस्ट बी इन पोजीशन टू चैनलाइज द एफडीआई मोर इनटू द एरिया ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रादर देन द रिटेल ट्रेडिंग। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी कंपनीज है, अब हमारे यहाँ पर मोस्टली छोटी एरियाज में भी अगर आप देखेंगे, जो बी ग्रेड टाउन्स हैं या छोटी सिटीज हैं, उनके अंदर आपको मोस्टली जो एमएनसी है वो किस में मिलेगी, फूड बिजनेस के अंदर। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में नहीं मिलेगी, मिलेगी भी तो आपको किसी ना किसी मेगा सिटी के अंदर मिलेगी, बट छोटी सिटीज के अंदर आपको डेवलपमेंट के लिए इसमें कोई भी एस्पेक्ट नजर नहीं आएगा। ओके, तो हम लोगों ने आज के वीडियो के अंदर क्या क्या देखा? हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, कि हमारी कंट्री के अंदर क्या पॉलिसीज 1991 से पहले अडॉप्ट की जाती थी और कैसे जो बाकी की पॉलिसी जो हम लोगों ने 1991 में इंट्रोड्यूस करवाई, एलपीजी एट द प्लेस ऑफ एलक्यूपी, कैसे उन्होंने पूरे के पूरे इंडिया का जो स्ट्रक्चर था, इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस, सोसाइटी का जो पूरा का पूरा सिस्टम था, उसे पूरी तरह से क्या कर दिया, चेंज। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ डिटेल वीडियो ऑन दिस टॉपिक तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी गिवन है, आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद सब्सक्राइब माय कोर्स एंड यू विल गेट द डिटेल वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्विक रिवीजन किया। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ताकि वो लोग भी इस क्विक रिवीजन का बेनिफिट ले सकें। एंड एट द टाइम ऑफ एग्जाम दिस क्विक रिवीजन विल गोना हेल्प यू अ लॉट। इसमें आप मात्र 40 से 50 मिनट के अंदर अपना पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो रिवाइज इजीली कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू कंटेंट। टिल देन टेक केयर, हैव फन।